नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का रुद्रपुर में भव्य स्वागत किया गया और शनिवार को रुद्रपुर स्थित इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और वहीं आपको बता दें कि मनोज सरकार ने पैरालंपिक में बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में कांस्य पदक अर्जित किया और दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने के बाद मनोज सरकार शनिवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया और मनोज सरकार की विजय रैली में तिरंगा लहराकर मनोज सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए गए और लोगों ने फूलमाला पहनाकर और आतिशबाजी कर शहर में विजय रैली निकाली और खेल प्रेमियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। और इस दौरान विधायक राजकुमार ठुकराल, मनोज सरकार की पत्नी रेवा सरकार, भाई मनमोहन सरकार और राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हरीश चौधरी, अक्षत रोहेला समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को सरकार की ओर से 50 लाख और राजपत्रित नौकरी प्रदान करने की घोषणा की गई है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी और राज्यसभा सदस्य दुष्यंत कुमार गौतम की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले संवाद कार्यक्रम को छोड़ना पड़ा और वो शनिवार को लोहाघाट में भाजपा के संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। और बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी मोहन अधिकारी ने बताया कि नोएडा में पहुंचे हेलीकॉप्टर से वो दिल्ली रवाना हो गए और पार्टी के प्रदेश प्रभारी गौतम ने शुक्रवार को चंपावत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। हालांकि कार्यक्रम से पहले ही उनकी तबीयत नासाज थी और कार्यक्रम के बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया और CMO डॉक्टर RP घुंदरी ने बताया कि जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर माधव बहादुर के नेतृत्व में गए चिकित्सा दल ने शुक्रवार और शनिवार सुबह सर्किट हाउस में उनकी जांच की और मधुमेह से पीड़ित 64 वर्षीय दुष्यंत कुमार गौतम हृदय रोग से भी ग्रस्त है और CMO ने बताया कि इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, लेकिन उन्हें आराम करने की सलाह दी गई और इसके बाद प्रभारी गौतम आगे के कार्यक्रम छोड़ दिल्ली रवाना हो गए। और वहीं छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 सितंबर को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में होगा और हर साल की भांति इस बार भी कई शॉर्ट मूवी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री कई दिखाई जाएंगी। और ये जानकारी देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी और उन्होंने कहा कि ये DIFF का छठा सीजन है और इससे पहले के DIFF के सभी आयोजनों को उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिससे ये राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बन गया और जहां कई फिल्मी सितारे आते हैं और 3 दिन तक स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच रहकर उनसे अनुभव साझा करते हैं। और राजेश शर्मा ने कहा कि DIFF हर वर्ष स्थानीय लोगों को मौका देता है कि वो यहां आए और एक्ट्रेस और डायरेक्टर से कुछ सीखें और साथ ही यहाँ की इंडस्ट्री को मुंबई में प्रमोट करें। और राजेश ने कहा कि उनको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि यहाँ के इस फिल्म फेस्टिवल से जुड़े लोगों को मुंबई में काम करने का मौका मिल रहा है और उनका ये मंच यहाँ के लोगों को प्रमोट करने के काम आया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 23 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मामलों की संख्या 320 पहुंच गई है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 8 जिलों अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है और बागेश्वर में 1, चंपावत में 6, देहरादून में 5, पिथौरागढ़ में 4 और उत्तरकाशी में 8 संक्रमित मरीज मिले
और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,211 हो गई है और इनमें से 3,29,438 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा और वहीं तीर्थ पुरोहित हक हक्कोदारी पंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद 22 महीनों से चल रहा धरना स्थगित हो गया। शनिवार को देवस्थानम बोर्ड और चार धाम यात्रा को लेकर चारों धामों की पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद चार धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया और तीर्थ पुरोहितों ने आगामी 30 अक्टूबर तक धरने को स्थगित किया है। और वहीं आपको बता दें कि विगत 22 महीने से देवस्थानम बोर्ड को लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में धरना जारी था और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम देश दुनिया के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र है और सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को बनाना है और चार धाम यात्रा जल्द शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे और चार धाम महापंचायत समिति द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया गया है कि हमारा जो भी धरना, प्रदर्शन और आंदोलन है हम इसे स्थगित करते हैं और 30 अक्टूबर 2021 तक हमें इस स्थगित रखेंगे और सभी विषयों को गंभीरता से लेने वाले मुख्यमंत्री हमें मिले और उसके लिए उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में इस बार अत्याधुनिक और ज्यादा सुरक्षित M3 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मशीनें बिहार से यहां पहुंच चुकी है और इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए 18,400 बैलेट यूनिट, 17,100 कंट्रोल यूनिट और 18,400 वीवीपैट पहुंच चुकी है और इस बार के चुनाव में जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा वो ईवीएम की थर्ड जनरेशन यानी M3 होगी और इनका इस्तेमाल पिछले दिनों बिहार के विधानसभा चुनाव में किया गया था और ईवीएम के पहले वर्जन MA को चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर किया जा चुका है। इसके बाद 2006 से 2010 के बीच बनी ईवीएम की दूसरी जनरेशन M2 से पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे और M2 में कुल 64 उम्मीदवारों की वोटिंग की जानकारी दर्ज की जा सकती थी। एक बैलेटिंग यूनिट में 16,000 और वहीं 16 उम्मीदवार होते हैं और वहीं इससे ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो दूसरी यूनिट जोड़ दी जाती है और वहीं M2 से अधिकतम 4 यूनिट यानी 64 उम्मीदवारों को ही जोड़ा जा सकता था। 2013 के बाद ईवीएम की तीसरी जनरेशन M3 आई और इसमें 384 उम्मीदवारों की जानकारी जोड़ी जा सकती है यानी एक साथ 24 बैलेटिंग यूनिटों को इससे जोड़ा जा सकता है। देहरादून में भले ही स्मार्ट सिटी का काम चल रहा हो लेकिन शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अभी डर्टी सिटी नजर आ रही है और हर जगह सड़कें खुदी हुई है जिससे आए रोज कई हादसे भी हुए हैं और वहीं स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से लोगों में भी खासा नाराजगी है। 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। स्मार्ट सिटी की ज्यादातर योजनाओं का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे और पलटन बाजार में स्कूटी सवार के साथ हादसा भी हुआ जिसमें संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और पुलिस मामले की भी जांच करे। एक तो पहले ही स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति से चल रहे थे और वहीं बरसात के सीजन के कारण स्मार्ट सिटी के काम और भी ज़्यादा प्रभावित हुए। उधर स्मार्ट सिटी के सीईओ का कहना है कि स्मार्ट सिटी के अभी 35% काम पूरा हो चुके हैं और 2023 तक सभी काम पूरे किए जाने हैं। और वहीं स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि कामों के चलते लोगों को दिक्कत न हो और किसी भी तरह की लोगों की परेशानी को गंभीरता से लिया जाता है। आर राजेश कुमार ने कहा कि जो भी शिकायतें हैं उन पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है और पलटन बाजार में हादसे पर एफआईआर दर्ज की गई है और वहीं एक और लापरवाही पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए।
भले ही अधिकारियों का दावा है कि स्मार्ट सिटी का काम समय से पूरा किया जाएगा और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और देहरादून के स्थानीय निवासियों में स्मार्ट सिटी की कछुआ गति को लेकर काफी गुस्सा है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के 37 टिकट तय होने को लेकर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर पार्टी में नई रार छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने टिकट तय होने से असहमति जाहिर किया और बकौल प्रीतम टिकट तय करने की एक प्रक्रिया है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है और अभी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई और ना ही कोई टिकट फाइनल हुआ है। और गोडियाल के बयान से प्रीतम की असहमति को पार्टी के अंतर विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव होने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया था कि पार्टी के 37 टिकट तय हैं और गोदियाल के मुताबिक बीजेपी के धनबल के आगे घुटने न टेकने वाले और वर्तमान विधायकों का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और वर्ष 2012 में कांग्रेस के 32 विधायक थे और इनमें से 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए और 21 विधायक पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और 2017 में पार्टी के 11 विधायक ही चुनाव जीते और इनमें से इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, फुरकान अहमद और हरीश धामी और 2012 में भी विधायक रहे।